ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल मई जून 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, साप्ताहिक राशिफल भी आते हैं। मासिक राशिफल में जहां मैं जीवन के प्रमुख एरियाज पर एक मैक्रो लेवल पर नज़र डालता हूं, वहीं पे साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की गति और उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव का मैं एक विवरण करता हूं। और बड़े ग्रहों के गोचर के वीडियोस तो आते ही हैं, लेकिन साथ में यथासंभव बाकी जो वीडियोस होते हैं वो मैं देता ही रहता हूं। लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल है ये बहुत विशेष होता है, क्योंकि जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है बल्कि एक विद्या है, और एक ऐसी विद्या जो मार्गदर्शन के लिए ईश्वर ने बनाई है, ताकि आने वाले समय को थोड़ा सा समझ पाए। इस अंधकारमय, इस तमोमय जीवन में एक प्रकाश की किरण अगर कुछ दिखा सकती है, या प्रकाश का की किरण कुछ हो सकता है, तो केवल वो ज्योतिष ही है, क्योंकि वो आपको एक आइडिया दे सकती है कि हाँ ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए त्रैमासिक राशिफल अत्यंत विशेष होता है, क्योंकि इसमें मैं आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की गोचरीय स्थिति, क्या बदलाव हो रहे हैं, किन भावों में जा रहे हैं, परस्पर क्या संबंध बन रहे हैं, इन पर आधारित एक विश्लेषण देता हूं। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है अप्रैल मई जून 2025, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। अगर संक्षिप्त तौर पे बताऊं तो अप्रैल का महीना मंगल का गोचर लेकर आएगा, जहां पर मंगल बहुत टाइम बाद उसी राशि में वापस आएंगे जिसमें वो अक्टूबर 2024 में आए थे, यानी कि कर्क राशि में। सूर्य उच्च के हो जाएंगे अप्रैल के महीने में। बुध वक्री से मार्गी, शुक्र वक्री से मार्गी, शुक्र लग्नेश है तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मई का महीना तो बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा, राहु केतु बृहस्पति 3 बड़े ग्रहों का गोचर। और जून तक आते आते और भी बहुत बदलाव होंगे, जहां सूर्य बृहस्पति की जोड़ी बनेगी, वहीं अंगारक दोष भी बनेगा। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है इस 3 महीने के कालखंड में, और अपने स्तर पर मैं एक विवेचन करने का प्रयत्न करूंगा, ताकि ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस आप तक पहुंच पाए। फिर से समझाने का प्रयत्न करूंगा कि राशिफल एक सामान्य विश्लेषण होते हैं, इसलिए वो अलग अलग नहीं बन सकते कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि तुला है, क्या मैं देख सकता हूँ, मेरी चंद्र राशि तुला है, क्या मैं देख सकता हूँ। कोई बोलेगा मेरा जोडियक है, कोई बोलेगा मेरा सन साइन है। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल एक चीज़ को आधार मानकर बनाए जाते हैं, तो वहाँ से गोचरीय स्थिति सबकी सेम रहेगी। वो आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मैं हमेशा अपना व्यक्तिगत मत भी देता हूँ कि 7.5 आदि को छोड़कर वीडियोस अगर आप लग्न राशि से ही देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से देखिए, या फिर जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से देखिए। बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण त्रैमासिक राशिफल का। कुछ बहुत विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना खास है, क्योंकि यहाँ पे मंगल का सबसे पहले गोचर होगा। 3 तारीख को मंगल अपनी राशि बदलेंगे, और वो आपके 10वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, अपनी मित्र राशि में, लेकिन अपनी नीच की राशि में, और दिग्बली हो जाएंगे। अगर आपको याद हो तो 2024 आई थिंक 20 अक्टूबर को मंगल कर्क में ही प्रवेश किया था उन्होंने, लेकिन ऐसी स्थिति रही कि वो वक्री हो गए कुछ टाइम बाद, और उसके बाद वो पतित हो गए, पिछली राशि में गिर गए। इसलिए वो वापस आ रहे हैं बहुत लंबे अंतराल के बाद, 6 महीने के बाद उसी राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोबारा जिसमें वो थे। मंगल करीबन 2 साल में एक बार वक्री होते हैं, और जब वो वक्री होते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक वक्री होते हैं, क्योंकि ग्रहों की जो वक्र स्थिति होती है वो सूर्य से एक दूरी पे डिपेंड करती है और उनकी चाल पर। मंगल और सूर्य की क्योंकि चाल ऑलमोस्ट सेम है, तो जब भी मंगल वक्री होते हैं तो उनका जो कालखंड है वक्री होने का, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ऐसा ही शुक्र के साथ भी है, क्योंकि शुक्र जैसे सूर्य 1 महीने लगाते हैं तो शुक्र भी 1 महीने, मंगल 1.5 महीने। तो जब भी ये दोनों ग्रह वक्री होते हैं, शुक्र या मंगल, ये लंबे अंतराल के लिए वक्री होते हैं। तो वही कारण था। अब मंगल जब नवम भाव में थे तो बॉसेस से प्रॉब्लम्स हुई होंगी, धनेश थे तो धन की स्थिति में अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, क्योंकि वक्री होते हैं ग्रह लक्ष्मी स्थान में है, तो आया भी होगा कुछ लोगों का पैसा, लेकिन इनकंसिस्टेंसी बहुत रही होगी। सप्तमेश है तो बिजनेस में थोड़े से गलत डिसीजन, गलत निर्णय, उथल पुथल, और मैरिड लाइफ पे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ही होगा। लेकिन अब मंगल वापस अपने
स्थान में जा रहे हैं या फिर जिसमें वो थे या सपोजिटली उनको होना चाहिए था, वापस उधर ही जा रहे हैं और 10वें घर में जा रहे हैं। 10वें घर के मंगल बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं क्योंकि वो दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं। दिग्बल बहुत स्ट्रांग होता है ग्रहों का। कई लोग षडबल कहते हैं, वैसे ही ज्योतिष में कई चीज़ें उपयोग हो ही जाती है षडबल के द्वारा। जैसे कोई ग्रह दिग्बली है, ये चीज़ें होती है जब भी कुंडली देखो तो सबसे पहले यही देखना है कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बली है। तो एक दिग्बली ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है कि आप डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल हैं, पावरफुल हैं, तो आप अच्छा करेंगे। हम अपने जीवन में देखें ना, हम अगर अपने जाने पहचाने एरिया में हैं, अपने घर में हैं, अपने ऐसी जगह पे जहाँ पे हम कंफर्टेबल है, तो हम अच्छा काम करेंगे। वहीं हमारा पर्यावरण बदल दिया जाए, परिस्थिति बदल जाए, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। तो इसी कारण से कोई भी ग्रह जब दिग्बली होता है तो उसका जो बल होता है, पराक्रम होता है, वो और बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मंगल नीच के हैं और दिग्बली भी हैं, तो इसका कुछ अच्छा प्रभाव भी रहेगा और बुरा भी होगा। कभी कभी कोई पूछता है कि नीच का ग्रह क्यों कहा जाता है, क्या ये कोई बुरी चीज होती है, नीच क्यों शब्द इसका उपयोग है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये शास्त्रोक्त शब्द है कि शास्त्रों में इसको नीच ही कहा गया है। दूसरी चीज ये कहना कि नीच का अर्थ वही होता है जो हम समझते हैं कि कोई गिरा हुआ व्यक्ति है, नहीं। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। नीच का मतलब हीन भी होता है। तो यहाँ पे ज्योतिष में जब हम नीच कहते हैं ना, तो उस ग्रह का जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट होते हैं उसके, वो ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं। तो उसकी मैं चर्चा करूंगा कि मंगल के नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे क्या होंगे, उनके नेगेटिव कारकत्व क्या होंगे। लेकिन ओवरऑल 10वें घर में मंगल अच्छा एक प्रभाव आपको देंगे क्योंकि दिग्बली हो जाते हैं। वो सप्तमेश है, पहले तो राजयोग बना रहे हैं, और सप्तमेश का 10वें घर में जाना प्रमोशन का योग बनाता है। तो कई लोगों के यहाँ पे प्रमोशन होंगे, अच्छे खासे प्रमोशन होंगे। और क्योंकि वो धनेश भी हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ही बता रहा है कि प्रमोशन के भाव के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी है, और दिग्बली होकर 10वें घर में बैठ गया, यानी कि एक अच्छी प्रमोशन विद गुड रेज, अच्छा खासा पैसा बढ़ना यहाँ पे बहुत उपयुक्त आपके लिए दिख रहा है, यानी कि प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और मंगल जब 10वें घर में आते हैं तो व्यक्ति का शौर्य, उसका बल, पराक्रम, कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास, ये सब कुछ भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मंगल का 10वें घर में आना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, बहुत उत्तम दिख रहा है। मंगल के दृष्टि की बात करें तो वो लग्न को ही देखेंगे। धनेश का कर्म भाव में बैठकर लग्न को देखना, यानी कि अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से धन प्राप्ति कर पाएंगे, बहुत श्रेष्ठ है ये। और इसके साथ ही मंगल का चौथे घर को देखना, जो कि उनकी उच्च की राशि है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। ये एक ज्योतिष का सूत्र होता है, अगर कारक उस भाव को देखता है जो उस भाव का कारकत्व भी सेम होता है, जैसे ये प्रॉपर्टी का भाव है और ये कारक है, तो या तो भावेश या भाव से कारक का कुछ संबंध आ गया तो वो एक अच्छा टाइम होता है उस चीज़ को फ्रेक्टिफाई करने का। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा है। और मंगल चौथे से 11वें के स्वामी भी हैं, तो प्रॉपर्टी से लाभ, यानी कि कोई प्रॉपर्टी बेच के या फिर अपनी लीज आउट करके, रेंट आउट करके भी एक अच्छा योग आपका बन जाता है। क्योंकि मंगल चौथे से चौथे के स्वामी भी हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि, और मंगल कारक हैं कंस्ट्रक्शन आदि के शनि के साथ, तो शनि का फिर बड़े स्तर पर आता है बात, लेकिन मंगल की बात आती है तो यानी कि अपने घर में छोटा मोटा रेनोवेशन आदि कराने का मौका मिलेगा। और हो सकता है गाड़ी पर भी कोई बड़ा खर्चा, वाहन पर भी आपका कोई बड़ा खर्चा हो जाए, तो ये एक चीज़ है। दूसरा, मंगल की एक दृष्टि पंचम पर रहेगी। अब धन स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान को देखेंगे, ये अपने आप में एक उच्च कोटि का धन योग बनाता है। तो धन के दृष्टिकोण से तो ये मंगल आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट देंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल का प्रभाव पंचम पर स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देता है। ऑलरेडी छठे घर में इतने सारे ग्रह हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है, और मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक हैं, तो ये भी एक तरह से अच्छा दिख रहा है। तो मंगल की स्थिति बहुत शुभ है। मंगल इतने सारे ग्रहों से त्रिकोण में है, और ये छठा भाव है, और अर्थ त्रिकोण में मंगल अच्छा रिजल्ट ही देते हैं करियर के लिए। तो करियर में आगे बढ़ने के लिए, धन कमाने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं नीच के तत्व पर। मैंने कहा ना, नीच का मतलब हीन भावना। अच्छे मंगल को हम एग्रेशन से यूजुअली कनेक्ट नहीं करते। हाँ, अब हर ग्रह का एक नेचर होता है, जैसे मंगल है थोड़ा सा एग्रेशन होता है, पर अगर मंगल अच्छा है तो व्यक्ति ऐसा नहीं कि सबसे लड़ता भिड़ता रहेगा। खराब मंगल का ये निशानी होती है कि जिसका मंगल खराब है, जिसका मंगल प्रभावित है, वो सबकी निंदा करेगा, वो सबसे लड़ाई झगड़े करेगा, वो सबसे फालतू में पंगे करेगा,
ये खराब मंगल का प्रभाव है। अच्छा मंगल एक लीडर होता है, अच्छा मंगल उदार होता है, अच्छा मंगल अपने और दूसरे लोगों के लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मंगल नीच के हैं तो कार्य क्षेत्र में आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप बहुत व्यंग्यात्मक हो जाएंगे कार्य क्षेत्र में, आप तुलनात्मक हो जाएंगे, आप लोगों की निंदा करेंगे, उस चीज से बचिएगा। और ये लग्न पर प्रभाव है तो ये पर्सनल लाइफ पर भी आ जाता है, पूरे व्यक्तित्व पर इसका इम्पैक्ट आ जाता है। चौथे घर पे है तो घर में कहासुनी होगी, पैसों को लेकर आपके अंदर थोड़ा सा ना ये आ जाएगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। कभी कभी होता है ना, एक व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाता है तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, जबकि मैंने ये किया, मैंने वो किया परिवार में आता है ना, तो परिवार खंडित होता है। क्योंकि परिवार है, कोई ज्यादा कमा रहा है तो कोई बाकी कुछ कर रहा होता है ऐसा, एक परिवार ऐसा ही चलता है कि हो सकता है किसी के पास ज्यादा, कोई पैसा ज्यादा कमा रहा हो, कोई बाकी व्यक्ति फिर घर की बाकी चीजें देख रहा हो। अगर एक परिवार चलाना है उसमें ये चीजें नहीं आनी चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जहां पे वो आ गया ना, परिवार में फिर फूट टलती ही है। और नीच के मंगल आपका, जैसे वाहन रेनोवेशन आदि तो ठीक है, लेकिन वाहन पर कोई बहुत बड़ा खर्चा और घर पर भी अचानक से मरम्मत करानी पड़ सकती है। अच्छा, एक चीज से बच के रहेगा, नीच के मंगल जो आपके मारकेश बन जाते हैं, प्रबल मारक है तुला के लिए मंगल, ये भाव और ये भाव मारक स्थान होता है। तो यहाँ पे दोनों के ही स्वामी मंगल हैं, और मंगल लग्न को भी और चौथे घर को भी देख रहे हैं। वहीक्यूलर एक्सीडेंट्स के योग बनते हैं। लग्न को देखना इंजरी, चौथे भाव को देखना वहीक्यूलर एक्सीडेंट। तो अगर इस समय पे आपकी कोई बहुत बुरी दशा अंतरदशा चल रही है ना, तो बहुत केयरफुल रहेगा। सामान्य चल रही है तो छोटी मोटी इंजरी हो सकती है, पर अगर दशा अंतरदशा बहुत बुरी है, शुक्र की ही चल रही है क्योंकि वो अष्टमेश भी है, और शुक्र अगर पीड़ित है कुंडली में, बृहस्पति की चल रही है, बुध की चल रही है, केतु की चल रही है, मंगल की चल रही है, बहुत केयरफुल रहें क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं आपके, बहुत बहुत स्ट्रांग योग बनते हैं, केयरफुल रहेगा। इसके बाद मंगल के बाद बुध का गोचर तो नहीं होगा लेकिन स्थिति बदलेगी। बुध मार्गी हो जाएंगे 7 मई को। अच्छा है क्योंकि वो आपके भाग्येश हैं, वक्री थे, इतने सारे ग्रहों के प्रभाव से में थे, नीच के थे, तो चीजें थोड़ी सी कार्य क्षेत्र में कहिए तो बहुत कॉम्पिटिटिवनेस आ गई होगी, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रह रहे होंगे, चीज़ों को समझने की क्षमता कम हो गई होगी, एनालाइज करने की क्षमता क्षीण हो गई होगी। वो चीज़ें धीरे धीरे करके बेटर होंगी, जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है कम होगा। और उसके बाद 13 अप्रैल को, सॉरी 13, अगर मैंने मई बोला था तो गलत बोला था, अप्रैल की बात करें, 13 अप्रैल को आपके जो शुक्र हैं वो भी मार्गी हो जाएंगे। तो ये भी अच्छा है क्योंकि वो लग्नेश और लग्नेश का मार्गी होना यानी कि जीवन में एक स्थिरता आएगी, जीवन में जो चुनौतियां थी वो कम होंगी। वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और अब मार्गी हो जाएंगे तो सेहत में भी अगर कुछ प्रभाव आए तो वो भी ठीक होगा, और जीवन में एक गति प्रदान होना शुरू हो जाएगी, कहीं उलझने अपने आप सुलझने लग जाएंगी। तो ये भी एक आपके लिए श्रेष्ठ चीज़ है। और इसके बाद महीने में एक और गोचर होने वाला है, वो बहुत श्रेष्ठ गोचर है क्योंकि वो सूर्य का गोचर है, और ये इस स्थिति में सूर्य साल में केवल एक बार आते हैं, वो है अपनी उच्च की राशि में। सूर्य 14 अप्रैल को आपके मेष में आ जाएंगे और उच्च की राशि में अपने आ जाएंगे। तो अब जैसे मैंने कहा कि एक ग्रह जब नीच की राशि में, उसकी हीन भावना है, जब वो उच्च का होता है तो उसकी श्रेष्ठतम जो चीज़ें हैं वो निखर के आती हैं। तो पहले तो वो आपके लाभेश हैं, तो लाभेश का सप्तम में आना बिजनेस में लाभ दिखाता है और पति या पत्नी के लिए पैसों की वृद्धि दिखाता है। और उच्च के सूर्य सप्तम भाव में पद प्राप्ति, तो प्रमोशन का योग मंगल ने बनाया ही है, सूर्य ने आकर उसको कंफर्म कर दिया, प्रमोशन तो होके ही रहेगी, अच्छे स्तर पर प्रमोशन होगी। और यहां से जो लाभेश हैं वो आपके लग्न को देख रहे हैं, आप कॉम्बिनेशन देखिए, धनेश मंगल लग्न को देख रहे हैं, लाभेश सूर्य लग्न को देख रहे हैं। तो धन प्राप्ति से कौन रोक सकता है आपको, बहुत श्रेष्ठ है। ये मैंने प्रमोशन की ही बात करी है, लेकिन सप्तम भाव पद प्राप्ति, इमेज, आपका ग्लोरिफिकेशन, आपकी गुडविल, आपका पॉपुलैरिटी, सब कुछ दिखाता है। तो सप्तम में सूर्य का आना यानी कि जो बड़े स्तर पर काम करते हैं, पॉलिटिशियन है, बाकी कुछ हैं, सोशल लाइफ से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनका नाम ख्याति और बढ़ेगी। और अगर आप अपना नाम ख्याति बढ़ाना चाहते थे, इसके लिए भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब सूर्य सप्तम में और उच्च के हो गए, ये मैरिड लाइफ के लिए सूर्य कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं देते। और सप्तम से 12वें में इतने सारे ग्रह हैं और सप्तमेश नीच के हैं, मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो बढ़ेंगी। यहाँ पे सूर्य का जब आना हो, सूर्य विच्छेदीकरण करते हैं। इसके साथ अगर कभी मैं नहीं कहता कि एक ग्रह से सेपरेशन बोल देना चाहिए, कभी कभी लोग बहुत भयभीत होकर आते हैं कि मंगल दोष है, क्या सेपरेशन हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ नहीं,
हाँ, ऐसा बोलना कि मंगल दोष नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मंगल का प्रभाव होता है अपनी तरीके से। वो 6 प्रकार से मंगल दोष बनते हैं, उन सबके अपने अपने स्वरूप होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सूर्य सप्तम में आ गए और ऑलरेडी छठे भाव में इतने सारे ग्रह हैं जिसमें शुक्र भी है, सप्तम से 12वां उसका अंत है, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आ सकती है। और अगर ऑलरेडी बहुत परेशानी चल रही है ना, तो इवन बहुत जल्दी सेपरेशन की तरफ चीज़ें जा सकती है। तो अगर आपको बचाना है अपना मैरिज और उसमें प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मैं कहूँगा ये 1 महीना बहुत आराम से निकाल दीजिएगा, तो थोड़ा सा बेटर हो सकता है। अदरवाइज ये महीना मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी कष्टकारी जाएगा, 15 अप्रैल से जो 1 महीने का टाइम है। अच्छा, मंगल भी लग्न को देख रहे हैं, सूर्य भी लग्न को देख रहे हैं, दोनों ही अग्नि तत्व हैं, तो एग्रेशन बहुत बढ़ने वाला है। धीरे धीरे करके, शुरू से ही जब मंगल आपके लग्न को देखना शुरू करेंगे 3 अप्रैल से, वहीं से बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे कर कर जैसे ही सूर्य का प्रभाव आएगा 15 अप्रैल से, आप देखेंगे आपके अंदर का एग्रेशन भी बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। करियर में कहा मैंने, बिजनेस में अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, पर मैरिड लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके साथ ही मंगल का प्रभाव लगने पर जो मार्केश हैं और इतने सारे ग्रह छठे घर में, और सूर्य का प्रभाव लगने पर, सूर्य उच्च के हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, लेकिन 11वां घर छठे से छठा है कि कभी कभी बड़े रोग भी दे देता है। तो रोग के हिसाब से आपको पेट के रोग, हड्डियों के रोग, चर्म रोग यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स, बीपी की प्रॉब्लम और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अप्रैल का महीना बहुत अच्छी चीज़ें भी लेके आ रहा है, पर जो मैंने नेगेटिव चीज़ें पॉइंट आउट करी उन पर भी ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं सीधा मई की तरफ। अब चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना तो श्रेष्ठ है सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़े ग्रहों का, राहु केतु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। उन पे मैं आऊँगा ही। सबसे पहला जो गोचर है वो 7 मई को होगा बुध का, और बुध आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और उच्च के सूर्य के साथ बैठेंगे और बुध आदित्य योग निर्माण करेंगे। अब देखिए, आपके लाभेश यानी कि सूर्य और आपके भाग्येश यानी कि बुध आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और सूर्य उच्च के हैं। क्योंकि बुध आपके 10वें से 12वें के स्वामी हैं, अंत दिखाता है या चेंज दिखाता है। 12वें घर के स्वामी हैं, ये भी चेंज दिखाता है, और 10वें से सप्तम में बैठे हैं। बहुत चांसेस है कि ये प्रमोशन का योग और बना देता है, और ट्रांसफ़र के साथ आपका प्रमोशन हो सकता है। जो लोग अपनी किसी एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, वो चाह रहे थे कि उनका अपनी कंपनी के ही थ्रू विदेश में जाने का मौका मिल जाए, क्योंकि आप अपनी कंपनी के थ्रू जाते हैं, ऑन साइट उसको बोलते हैं जितना मुझे आइडिया है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ वीज़ा इज़ हायर। लेकिन आप खुद अप्लाई करते हैं तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है, तो यहाँ पे ये भी एक योग बन जाता है। और सप्तम में बुध आके व्यापारी बनाते हैं, यानी कि अगर आप व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत उपयुक्त टाइम है। और 11वें और 12वें घर के स्वामी लाभ और व्यय या फिर लाभ और विदेश, उसके स्वामी सप्तम में है। तो जब लाभ और विदेश की बात करेंगे तो विदेश से लाभ बिजनेस में आएगा, और लाभ और व्यय की बात करते हैं यानी कि आप अपने बिजनेस में कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर पाएंगे, कुछ नई मशीनरी, मैन पावर, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, वो भी रहेगा। लेकिन क्योंकि व्यय स्थान के स्वामी आ गए, यानी कि कुछ अतिरिक्त खर्चा भी आपका आपके बिजनेस में बढ़ेगा। बुध त्रिकोणेश भी है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो पति और पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये अच्छा, और बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो बुद्धिमता रहेगी, दोनों मिलकर लग्न को देखेंगे तो नए नए आइडियाज़ भी उत्पन्न होंगे। तो बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, इसका आपको लाभ उठाना है। अच्छा बुध आदित्य योग आपके लिए बन रहा है। इसके बाद जो प्रभाव होगा बहुत बड़ा होगा, बहुत विशाल होगा। विशाल इसलिए क्योंकि वो बृहस्पति है, सबसे विशाल ग्रह। बृहस्पति आपके 9वें भाव में आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनका गोचर हो जाएगा 14 मई को। अब ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये बृहस्पति 1 साल के लिए यहाँ पे नहीं है, केवल 5 महीने के लिए है, क्योंकि अतिचारी है। वापस आएंगे, वो आगे चले जाएंगे, अक्टूबर में बात करेंगे जब वो समय आएगा तो, लेकिन अभी यहीं की बात करें, और फिर वो वापस भी गिर जाएंगे। आई थिंक दिसंबर के अंत में, जनवरी 26 के स्टार्ट में वो वापस मिथुन में ही आ जाएंगे। अतिचारी हैं गुरु, मैं ये बता चुका हूँ कि अतिचारी, और आने वाले कुछ साल तक उनका प्रभाव इसी प्रकार से चलेगा। अगर आपको याद हो तो 2024 में 1 मई को उनका गोचर हुआ था, वो आपके अष्टम में आए थे, वृषभ में, और अब कब आ रहे हैं? 14 मई को, 1 साल 14 दिन। लेकिन अब वो अक्टूबर में ही आगे चले जाएंगे, तो ये अतिचारी गुरु हैं। अब गुरु का भाग्य स्थान में आना बहुत श्रेष्ठ होता है, ये कई कुंडली के दोषों को भी खत्म करने वाला होता है, और भाग्य एनहेंसर होता है, भाग्य वृद्धि करने वाले पोजिशन इसको मानी जाती है। गुरु वैसे ही एक्सपेंशन के कारक है, भाग्य के कारक है, तो उनका 9वें में आना
भाग्य की वृद्धि दिखाता ही है। और जब भाग्य साथ देता है तो कोई रोक नहीं सकता। जब भाग्य साथ देता है तो कोई गलत भी आप काम कर लीजिए ना, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। और अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा, दुनिया भर के अच्छे काम कर लीजिए, दुनिया भर की मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। माने या ना माने, मैं अपने ज्योतिषी अनुभव से यही कहूँगा कि भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर गुरु का नवम भाव में आना भाग्य की वृद्धि करेगा ही। ये गुरु का गोचर बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं इस पर एक विस्तृत वीडियो अलग से दूंगा ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत उसको समावेश नहीं किया जा सकता, लेकिन संक्षिप्त रूप में दिखाऊंगा। लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत विस्तृत वीडियो अलग से बृहस्पति महाराज पे भी आएगी ही। तो नवम में बृहस्पति भाग्य वृद्धि करते हैं और व्यक्ति की ज्ञान की वृद्धि करते हैं। केवल बुकिश ज्ञान नहीं, हम जब शास्त्रों की बुकिश नॉलेज कहते हैं तो बुद्ध है, लेकिन जो परिपूर्ण, जब बुद्ध वाला कोई व्यक्ति होगा ना, तो उसने सारी बुक्स पढ़ी होंगी, रट्टा मारा होगा, याद भी रहता होगा, पर मे बी वो बहुत प्रैक्टिकल ना हो। बृहस्पति की नॉलेज प्रैक्टिकल है। बृहस्पति वाले व्यक्ति से आप कुछ भी पूछ लीजिए। आप जिसका बृहस्पति प्रधान होगा ना कुंडली में, लग्न में है, सप्तम में है, 11वें में है, नवम में है, पंचम में है, उसको प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा, उसको फाइनेंस, फॉरेन रिलेशन, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लीजिए, वो बृहस्पति है, क्योंकि वो बृहत ज्ञान है। तो यहाँ पे भाग्य भी बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा। हायर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, पंचम से पंचम स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, सेकंड मैरिज के लिए अच्छा है, और एक प्रकार से कोई नई स्किल डेवलपमेंट के लिए, और शास्त्रों के प्रति रुचि और धार्मिक ज्ञान, इन सब चीज़ों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। गुरु जो है वो आपके त्रियेश हैं, तो पराक्रम और भाग्य का साथ, इससे आपको केवल आगे ही बढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही वो आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं, और नवम से त्रिकोण है, ये पिताजी के लिए कुछ अच्छा लाभ लेकर आ सकता है। और ये भाव जो है छठा भाव, ये अपने आप में राजयोग देता है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ नाड़ी ज्योतिष का एक प्रिंसिपल है कि छठा भाव 10वें भाव से त्रिकोण है या नवम भाव है, और नवम भाव से कर्म भाव बन जाता है। तो इसके इन छठे भाव के स्वामी जो उपचय स्थान है नवम भाव में आ गया, यानी कि जीवन को गति मिलेगी, मेहनत, पराक्रम और भाग्य सबका कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है, बहुत श्रेष्ठ हो रहा है। तो बहुत अच्छा है। गुरु का प्रभाव लग्न पर रहेगा, ये एक प्रोटेक्शन होती है। गुरु का लग्न को देखना, लग्न में बैठना, ये प्रोटेक्शन होती है। तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, भाग्य साथ मिलेगा, जीवन की वृद्धि होने वाली है। बहुत श्रेष्ठ है गुरु का लग्न का देखना। गुरु का तीसरे घर पर प्रभाव, नई चीजें सीखना, अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो हिम्मत, पराक्रम, रिस्क टेकिंग, कहीं ना कहीं एक बहुत बृहत अपनी नॉलेज को कर लेना। जब नॉलेज व्यक्ति के पास होती है तो कॉन्फिडेंस आता है। तो नॉलेज अपनी बृहत कर लेना, अपने स्किल्स को इतना बढ़ा लेना, सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइम होता है कि आपको फिर कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो बहुत श्रेष्ठ है। और ये फिर से भाग्य पराक्रम का साथ मिल गया तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक ही नहीं सकता। और इसके साथ ही जो गुरु हैं उनकी एक दृष्टि पंचम पर है, नवम से नवम, ये भाग्य वृद्धि दिखाता है। और फिर से स्टूडेंट्स आदि के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। तो गुरु का गोचर बहुत विशाल है, बहुत विशेष है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलेगा। जैसे मैंने कहा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ही। इसके बाद 15 मई को सूर्य का गोचर होगा और वो आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। इनका अष्टम में आना मिश्रित प्रभाव देता है, क्योंकि सूर्य जब भी अष्टम में आते तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन वो लाभेश हैं, और लाभेश का अष्टम में आना अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की तरफ इशारा करता है। नए स्रोत खुलते हैं धन के, और धन कमाने का योग बनता है। और यहाँ से अष्टम में बैठकर दूसरे घर को, यानी कि धन स्थान को देखेंगे तो ये लाभ और धन का कनेक्शन अष्टम के द्वारा हो रहा है, यानी कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति। और सूर्य अष्टम में है तो वसीयत आदि से, गुप्त धन से और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ का योग आपका बन जाता है। लेकिन अष्टम के सूर्य, जैसे मैंने कहा, इम्यूनिटी प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम दे सकते हैं, और अचानक से फीवर आदि या पित्तवर्धक रोग या इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स आपको तंग कर सकती है। तो इससे थोड़ा सा बच के रहेगा। इसके बाद 18 मई को गोचर होगा राहु और केतु का। बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। राहु भी उल्टे चलते हैं, केतु भी उल्टे चलते हैं। तो 18 को राहु पंचम में आ जाएंगे और केतु आ जाएंगे 11वें घर में। अब जैसे बृहस्पति का गोचर है, वैसे ही राहु और केतु का गोचर बहुत बृहत होता है। ये 4 ग्रह ना, शनि, राहु, बृहस्पति, केतु, ये आधार तय करते हैं। मैं नहीं कह रहा बाकी ग्रहों का गोचर इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सभी की एक सीमा है, सबका एक रोल है। ये ग्रह कहीं ना कहीं काल निर्धारक और एक प्रकार से आने वाले समय की रूपरेखा तय करते हैं। तो इसलिए इन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ही मैं, और जितना हो सके आपको अपने स्तर पर जितना मेरा सीमित ज्ञान है उसके हिसाब से मैं नॉलेज देने का प्रयास करूंगा।
राहु का पंचम में आना बहुत अच्छा माना जाता है। राहु क्रिएटिविटी के कारक है, तो पंचम के राहु क्रिएटिव करते हैं, असीमित कर देते हैं। राहु की सीमा नहीं है, कोई असीमित है। राहु प्रधान व्यक्ति कोई होता है ना, उसकी बातें आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो बात कर रहा होगा जो शायद 10 साल बाद एप्लीकेबल होगी। वो राहु है। ये कहना कि राहु खराब है बहुत गलत चीज होती है। राहु असीमित संभावनाओं का ग्रह है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र की अगर आप कोई भी स्पेशली क्लासिक्स पढ़ेंगे ना, साउथ इंडिया के नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत विवरण है राहु केतु का। मोस्टली क्लासिक्स में राहु केतु के बारे में तो कहा ही नहीं गया, कहा है तो केवल उनको बुरा ही कहा गया, क्योंकि उनको दानव के रूप में ये सब। अब देखिए, समय के अनुसार चीजें चेंज होती हैं। आज से 200 साल पहले किसको पता था कि सोशल मीडिया, इंटरनेट ये सब आएगा? तो यहाँ पे राहु की प्रधानता आ जाती है। इसलिए कलयुग में राहु के बिना सक्सेस बहुत मुश्किल होती है। तो पंचम के जो राहु हैं ये बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पंचम के राहु अकेले बैठ गए तो बहुत अच्छा, वो राजयोग देते हैं। लग्न या त्रिकोण में राहु केतु राजयोग कारक बन जाते हैं। ये लघु पराशरी का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे राजयोग देंगे, लक्ष्मी स्थान है, और बृहत करते हैं, राहु एक्सपैंड करते हैं तो आपकी सोच को बड़ा करेंगे। लक्ष्मी स्थान है तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी। पंचम में आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स को विदेश जाने का मौका मिलेगा। बहुत श्रेष्ठ योग है। और देखें तो राहु भी लग्न को देख रहे हैं, गुरु भी लग्न को देख रहे हैं। ये बृहत होने का टाइम है, अपने जीवन के स्तर को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाने का टाइम है। तो एक्सपेंशन का टाइम है, पूरे जीवन को बढ़ाने का टाइम है। बहुत अच्छा इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। गुरु राहु पंचम पर प्रभाव डालें, सोच को अलग ही लेवल का ना, आपकी जो सोच है, सोच से ही जीवन बदलता है, और यहाँ पे सोच ही बदलने वाली है। और राहु का प्रभाव गुरु पर, तो ये भाग्य का भी साथ है। और ये पूरा जो आपका धर्म त्रिकोण है, ये राहु और गुरु से एक्टिव है इनकी दृष्टियों द्वारा। इसका अर्थ क्या है? धर्म का एक अर्थ तो ये भी है, जैसे मैंने कहा ना, नीच का अर्थ केवल गिरा हुआ नहीं होता, वैसे ही धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता। धर्म वह है जो धारणीय है, यानी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, आप बहुत ड्यूटीफुल हो जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे। तो बहुत श्रेष्ठ है ये बढ़ने का टाइम है, ये बृहत होने का टाइम है, ये अपने जीवन की वृद्धि का टाइम है। राहु गुरु का गोचर आपके लिए, और दोनों का लग्न पर प्रभाव, यानी कि जैसे मैंने कहा असीमित संभावना है, बहुत अच्छा है तुला के लिए। आपके योग कारक भी शनि छठे घर में है, तो ये पराक्रम भी दिखाता है, बल दिखाता है, आगे बढ़ने का जज्बा दिखाता है। बहुत श्रेष्ठ है ये। इसके बाद केतु की बात कर लेते हैं। केतु 11वें घर के केतु कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। जिनकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है ना, उनके लिए मे बी टेम्पररी जॉब जा भी सकती है, जॉब में कोई चेंज आ सकता है। कुछ लोग वॉलंटरी कुछ टाइम के लिए काम छोड़ देते हैं, बिजनेस में कुछ झटके लग सकते हैं फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, हाँ, जिनकी दशा अंतरदशा पूरी है उनके लिए ज़्यादा इसका इम्पैक्ट दिखेगा। पर केतु ना चेंज लाने वाले ग्रह, तो आप में से कई लोग अपने करियर में स्ट्रीम चेंज करने का प्रयत्न करेंगे। क्यों करियर? क्योंकि 10वें से दूसरा भाव है, इनकम का भाव है, तो करियर तो आ ही जाता है। और बिजनेस में भी यही रहेगा कि आप बिजनेस में बड़े बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। केतु सप्तम को देखेंगे तो ये बिजनेस में दिखा रहा है कि आपको नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट, नए सर्विसेज लाने का मौका मिलेगा। और केतु तीसरे घर को देख रहे हैं गुरु के साथ, तो ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, ये स्किल्स का भाव है आपका। जैसे मैंने कहा ना, नॉलेज और स्किल्स इस लेवल पर पहुंच जाएगी ना कि फिर आपको कोई पकड़ने वाला, जब आप परिपूर्ण हो ना कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में पक्का पता है, फिर एटलीस्ट उसमें आपको डर नहीं रहता कि हाँ कुछ भी जाकर मुझे करना है, बोलना है, कहना है, सिखाना है, मैं कर लूँगा तो या कर लूँगी। तो ये बहुत अच्छा है, आपका स्किल, नॉलेज, ज्ञान सब कुछ बढ़ता है। बस 11वें घर के केतु, जैसे मैंने कहा ना, कुछ झटका थोड़ा बहुत पैसों का दे सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहेगा। और केतु 11वें घर में आके भाई बहनों से, स्पेशली बड़े भाई बहनों से संबंध बिगाड़ते हैं। और केतु तीसरे घर को भी देख रहे हैं, तो भाई बहनों से संबंध ओवरऑल बिगड़ सकता है। इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो लोग आईटी आदि में, केतु के जो सिग्निफिकेंट एरियाज होते हैं, आईटी, डेटा, कंप्यूटर संबंधित, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इनसे संबंधित काम करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एरिया, उनको रिसर्च, बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो केतु का गोचर भी अच्छा, बस थोड़ा सा जो मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट कहा, हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा ना कि केतु का प्रभाव सप्तम पर आ गया, ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि केतु फिर दूर करने वाले ग्रह हैं। तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा, अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके बाद अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि गुरु और शनि का भी एक मिश्रित प्रभाव है। गुरु और शनि दोनों मिलकर आपके तीसरे घर को देख रहे हैं, और केतु का भी प्रभाव आ गया। यकीन मानिए, तीसरे घर पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, तीसरा भाव मैं हमेशा बहुत महत्वपूर्ण उसको मानता हूँ।
क्योंकि जो भाव, मैंने भाग्य की बात करी थी, लेकिन जो भाव भाग्य का भले ही कम साथ हो लेकिन उसके बिना भी आपको आगे लेकर जा सकता है ना, वो केवल और केवल तीसरा भाव है। तो यहाँ पर भाग्य का भी साथ मिल रहा है। शनि बृहस्पति, शनि काल है, बृहस्पति भाग्य है, शनि मेहनत है, गुरु रिजल्ट्स हैं। तो बहुत अच्छा आपको प्रभाव मिलने वाला है। तीसरे घर पर पराक्रम, बल, शौर्य, सब कुछ आपकी वृद्धि होने वाली है। तो इसका लाभ उठाइएगा, बहुत लाभ उठाइएगा। इसके बाद बुध का गोचर होगा 23 मई को, और बुध आपके अष्टम में जाकर बैठ जाएंगे। बुध का अष्टम में जाना कोई बहुत ऐसा बुरा नहीं माना जाता। मैं कई बार बताता हूँ कि एक्सेप्शन होते हैं ज्योतिष में, कई उसमें से एक ये भी है कि अष्टम के बुध अच्छा रिजल्ट देते हैं पैसों के लिए। तो यहाँ पे धन प्राप्ति का योग बन जाता है, और यहाँ पे बैठे ही सूर्य के साथ है जो लाभेश हैं, और दोनों मिलकर फिर धन स्थान को देखेंगे। और इसमें लक्ष्मी स्थान, लाभ स्थान का स्वामी आपके दूसरे भाव को देख रहा है। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक योग बन जाता है अपने आप में। और यहाँ पे शनि का प्रभाव भी एक प्रकार से सूर्य बुध पर है, और ये पनफरा स्थान एक्टिवेट हो गए आपके। मैं हमेशा बताता हूँ पनफरा स्थान कौन से होते हैं, 2, 5, 8, 11, इनका एक्टिवेशन बहुत बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। अब कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं, दूसरे घर के जो स्वामी हैं यानी कि मंगल, सॉरी, दूसरे घर पर बुध और सूर्य का प्रभाव है, तो दूसरा भाव एक्टिवेट हो गया। पंचम के स्वामी शनि आपके अष्टम को देख रहे हैं, अष्टम में बैठे हुए हैं, और 11वें घर के स्वामी सूर्य यहाँ पर। तो ये 2, 5, 8, 11 का कॉम्बिनेशन अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ धन योग बन जाता है। इसके बाद एक और गोचर होगा शुक्र का, लेकिन वो 31 मई को होगा, तो उनका प्रभाव हम कहीं ना कहीं अगले महीने से देखेंगे। इस महीने आपको स्किन डिसऑर्डर्स, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, बॉडी में जलन या गर्मी का बढ़ना, और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान अभी भी देना पड़ेगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर विचार कीजिएगा। अब हम चलते हैं जून की तरफ। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी आपका अच्छा ही दिख रहा है, यहाँ पे भी काफ़ी बदलाव होंगे। पहला बदलाव तो शुक्र का ही होगा, जो मैंने शुरू में कहा ही था। शुक्र जो है वो आपके सप्तम भाव में 31 मई को ही आगे होंगे, तो जून से उनका इम्पैक्ट आएगा। लग्नेश है, सबसे पहले तो लग्नेश का सप्तम में आना ठीक ठाक होता है, बहुत अच्छा प्रभाव भी नहीं कहूँगा, कि सप्तम भाव कोई बहुत श्रेष्ठ केंद्र भाव नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी लग्न के स्वामी सप्तम में, केंद्र में, यानी कि अच्छा एक राजयोग बनता है। बिजनेस में वृद्धि होती है, पब्लिक इमेज के लिए अच्छा है, अपने इमेज को बढ़ाने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। फिर से 10वें के से 10वें में बैठे हैं, तो ये आपके प्रमोशन के लिए अच्छा है, और विवाह के योग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, कि जो विवाह करने के इच्छुक थे उनके लिए अच्छा योग बन जाता है। बट एट द सेम टाइम शनि, शुक्र पर केतु का प्रभाव है, और शुक्र पाप कर्तरी में है, तो ये फिर से मैरिड लाइफ में ना दिक्कत दिखाता है। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं, और एक जो लाइकेबिलिटी होती है लाइफ पार्टनर के प्रति या अटैचमेंट होता है वो बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पे शुक्र का सप्तम में आना और पंचम में राहु का होना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट करता है, यानी कि कहीं और मन भागता है, चीटिंग वाली बातें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन शुक्र क्योंकि आपके लग्न को देख रहे हैं, और लग्न खुद शुक्र का ही है, तो ये अपने आप में लक्ष्मी योग और धन प्राप्ति का योग बनाता है, और पॉपुलैरिटी का योग बनाता है। शुक्र का सप्तम में आके लग्न को देखना, चौथे से चौथे में, यानी कि घर में कोई बड़ा सामान आएगा, महंगा सामान आएगा, महंगी गाड़ी, महंगी वस्तु, लग्जूरियस चीज़ें, और हो सकता है कोई लग्जूरियस ट्रिप या कुछ ऐसा भी आप प्लान करें, कोई लग्जूरियस जगह पर घूमने के लिए जाएं, या फिर एक लग्जूरियस हॉलीडे जिसको कहते हैं, लग्जूरियस वैकेशन जो होती है बड़े बड़े होटल्स में, जो आप लग्जूरियस वैकेशन क्या होती है, फिर आपको चिंता नहीं है, आपका सब अच्छा खासा पैसा, फिर ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि ये होटल बुक करो, होटल बुक करो, तो वो लग्जूरियस वैकेशन होती है कि आप अपने हिसाब से जा रहे हैं। तो उस प्रकार की चीज़ें होंगी, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत इसकी आ सकती है। शुक्र क्योंकि अष्टमेश भी हैं, तो थोड़ा सा ना मानसिक स्तर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी लग्न पर होगा। तो ये कभी कभी क्या इंडिकेट करता है ना कि व्यक्ति थोड़ा सा इम्पल्सिव, मंगल खैर राशि बदल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इम्पल्सिव ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अष्टम और मंगल का प्रभाव यहाँ पर आ गया। इसके बाद बुध का गोचर होगा, वो मिथुन में चले जाएंगे अपनी ही राशि में, ये होगा 6 जून को। अच्छा है, क्योंकि एक तो अपनी राशि में गए, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में बैठ गए, और 12वें घर के स्वामी में। जो लोग विदेश जाने का इच्छुक थे, बहुत अच्छा, विदेश में ऑलरेडी हैं, बहुत अच्छा है, और यहाँ पे उनकी युति खुद गुरु से हो गई है, तो ये और भी श्रेष्ठ है, और भी उच्चतम है आपके लिए। गुरु जो है वो ऑलरेडी भाग्य स्थान में है, और भाग्य के कारक है, और बुध भाग्य स्थान के स्वामी है,
तो ये भाग्य में वृद्धि कई गुना दिखाता है। भाग्यशाली तो दिख रहा है कि तुला के लिए बहुत भाग्यशाली समय है। इस पूरे ही 3 महीने के कालखंड में स्पेशली मई से आपको बहुत लाभ मिलेंगे, और दोनों ही मिलकर क्योंकि तीसरे घर को देख रहे हैं, यानी कि जीवन में आगे बढ़ने के मौके परस्पर आपको मिलते जाएंगे। बहुत वृद्धि हो सकती है, यात्राओं के योग भी बनेंगे, विदेश यात्राओं के योग भी, क्योंकि 12वें घर के स्वामी नवम भाव में, 12वां भाव विदेश, नवम भाव लंबी यात्रा, तीसरा भाव छोटी यात्रा, तो घूमने के लिए भी जाएंगे, कार्य के लिए भी जाएंगे, और बड़े लेवल पर या बड़े टाइम के लिए विदेश में जाने का मौका आपको मिलेगा, और भाग्य वृद्धि तो यहाँ से दिख ही रही है। इसके बाद 7 जून को होगा मंगल का गोचर, और मंगल आपके 11वें घर में जाकर बैठ जाएंगे और अंगारक दोष वो उत्पन्न करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहना है। मैं हमेशा बताता हूँ कि 11वें घर में इवन अगर ग्रहण दोष भी लग गया, कोई बहुत बुरा धन के मामले में नहीं होता। अब मंगल केतु 11वें घर में, अब मंगल आपके धनेश है और सप्तमेश है। ये बिजनेस के लिए तो अच्छा दिखा रहा है, लेकिन केतु का साथ होना क्या दिखाता है कि हो सकता है कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाए, कोई लॉस हो जाए। अब मंगल केतु सप्तम से पंचम में, यानी कि मशीनरी का लॉस बिजनेस में हो सकता है। 11वें घर में 10वें से दूसरे में, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ गड़बड़ आपसे, गलतियां आपसे हो सकती है। कोई स्पेशल आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाला काम करते हो तो बहुत केयरफुल रहेगा। मंगल केतु, मंगल प्रॉपर्टी केतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये दिखाता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। पर मंगल केतु ना ऋण भी होते हैं, सॉरी मंगल भी ऋण करता भी है, ऋण हरता भी है, लेकिन केतु तो स्पेशली ऋण दिखाते हैं। तो ना अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा ऋण है ऑलरेडी, ये टाइम बहुत अच्छा नहीं जाएगा। बल्कि उनके लिए कह रहा हूँ कि भाई ऑलरेडी ऋण चढ़ा हुआ है और नहीं चुका पा रहे, यहाँ पे फिर जो भी वो जिससे भी आपने ऋण लिया है वो आपको बहुत तंग करना शुरू कर देंगे। अब बैंक है या कोई और है। और यहाँ पर एक और चीज से बच के रहना है कि आपको कोई ऋण लेना नहीं है। ये मंगल केतु इस प्रकार से लाभ स्थान में व्यक्ति के अंदर एक लालच उत्पन्न करते हैं। कोई ऐसी स्कीम आ जाएगी कि भाई ये फ्लैट खरीद लो, हम ईएमआई करा सब कुछ करा देंगे, बट डाउन पेमेंट इतनी करनी है, फिर आपकी ईएमआई करा देंगे। कभी कभी व्यक्ति को ना बहुत वो हो जाता है कि मैंने नहीं लिया तो क्या हुआ, ऐसा उत्पन्न कर दिया जाता है कि भाई अभी प्रॉपर्टी ले लो, अभी 2 करोड़ की है, अगले साल ही 4 करोड़ की हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो चीजें अनिवार्य नहीं है उस पर ऋण नहीं लेना, लालच में पड़कर किसी की बातों में आकर, तो वो अदरवाइज लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देगा। और मंगल केतु 11वें घर में गुस्सा बहुत बढ़ाते हैं, वृद्धि का स्थान है, केतु मंगल अंगारक दोष, तो गुस्सा बहुत बढ़ेगा। और यहाँ से मंगल क्योंकि पंचम को देखेंगे जो थॉट प्रोसेस का भाव है, और यहाँ से मंगल आपके शनि को भी देखेंगे, ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि गुस्सा बहुत रहेगा। पंचम में राहु भी है, तो ये इसलिए अंगारक दोष थोड़ा कष्टकारी होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आपके अंदर आएगा। लेकिन मंगल का अपने आप देखें तो वो धन अपने ही भाव को देखेंगे तो धन की वृद्धि तो हो ही रही है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, 6ठे भाव पर शनि है और योग कारक है और मंगल का प्रभाव आ गया, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए जैसे बदलाव होगा, खर्चा मशीनरी आदि पे करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए भी अच्छा। लेकिन गुस्सा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। और ये मंगल कुटुंब भाव को भी देख रहे हैं तो, और वाणी के स्थान को, वाणी में कड़वाहट और कुटुंब में वाणी के कारण ही दिक्कत परेशानियां आ सकती है। मंगल का प्रभाव 6ठे घर पर शनि है, आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं, मतलब कि इमीडिएट फैमिली में तो थोड़ा सा वाणी का होगा, लेकिन जो बाकी रिश्तेदार हैं ना, बुआ, चाचा, ताऊ, फूफा, इनके कारण बहुत परेशानियां होंगी, यही दुश्मन आपके बन जाएंगे। और कलीग्स के भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत इस महीने झेलनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव है जिस पर काम कीजिएगा। इसके बाद 22 जून को एक और गोचर होगा, वो होगा बुध का, और बुध महाराज आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, ये भी अच्छा ही है क्योंकि आपके भाग्येश हैं, कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, तो करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, ट्रांसफर्स के योग बन जाते हैं। और क्योंकि 10वें से 12वें और लग्न से 12वें के स्वामी हैं, विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे या जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, उसके लिए बुध अच्छा प्रभाव देंगे। बुध 12वें घर के स्वामी हैं, 4थे घर को देख रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी, यहाँ पे बुध बहुत अच्छा योग बनाते हैं। तो एक प्रकार से ये बुध का गोचर भी आपको करियर आदि में लाभ ही देकर जाएगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उनसे बच के रहने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने आपको स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट के रोग और नसों के रोग ज़्यादा तंग करेंगे। तो ये 3 महीने का विवरण था, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। शुक्र का गोचर भी होगा 29 जून को, पर वो कि एकदम महीने के अंत में है, तो उनका प्रभाव हम जुलाई से ही महसूस करेंगे। तो मैं जुलाई वाली वीडियो में ही जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसको सम्मिलित करूंगा। तो ये था 3 महीने का एक विश्लेषण मेरी तरफ से। अब उपाय देख लेते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, सूर्य के गोचर को मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया। सूर्य का भी गोचर होगा और वो 14 जून को आपके नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य जो है वो आपके लाभ स्थान के स्वामी है और आपके लक्ष्मी स्थान में आकर बैठ जाएंगे और आपके
गुरु के साथ उनकी जो युति है नवम भाव में, ये भी भाग्य की वृद्धि करने वाली है, लाभ की वृद्धि करने वाली है। और यहाँ से फिर से दोनों ग्रह मिलकर आपके तीसरे घर को देखें तो पराक्रम, कॉन्फिडेंस, बल, शौर्य सब कुछ बढ़ने वाला है। और लाभेश अपने स्थान से भी 11वें में बैठे हैं, यानी कि 11वें घर का स्वामी अपने स्थान से 11वें में, और लक्ष्मी स्थान में बैठा हुआ है और एक प्रकार से गुरु के साथ है। तो धन की प्राप्ति बहुत अच्छी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत विशेष रहेगा। बस यहाँ पर गुरु सूर्य नवम भाव में आ गए ना, ये बॉसेस से भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स की तरफ भी एक इशारा देता है, तो उस पर भी अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक इम्पैक्ट उसका भी काफ़ी रह सकता है। ये मैं बताना भूल गया था, दोबारा इसको मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। उपाय की बात करते हैं, ये 3 उपाय हैं, आपको एक एक बार ही करने हैं। हो सके तो किसी शुक्रवार को कर लीजिएगा, नहीं समय मिलता तो किसी भी दिन कर सकते हैं। पहला उपाय, दुर्गा मंदिर जाकर आपको दुर्गा जी को हलवे का, मीठे पान का भोग लगाना है, 2 प्रकार के फलों का भी भोग लगाना है, और वहाँ पे बैठकर दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है और 1 बार आरती करनी है। नहीं मंदिर जा सकते तो घर में भी कर सकते हैं, पर यथासंभव जितना संभव हो मंदिर जाकर इस उपाय को करेंगे तो अच्छा है, और दक्षिणा देकर अवश्य आएगा मंदिर में। दूसरा उपाय है, एक पात्र में आपको पंचामृत बनाना है और महादेव का और गौरी माता यानी कि पार्वती जी का अभिषेक करना है। इसके बाद गंगा जल से दोनों का अभिषेक कीजिएगा। मैं पहले बताता हूँ, जब भी किसी सार्वजनिक मंदिर में कुछ भी आप चढ़ा के आए, दूध, पंचामृत, उसके बाद जल से अभिषेक करना ही चाहिए, क्योंकि फिर वो खराब हो जाता है, फिर अगर साफ नहीं हुआ तो फिर मंदिर प्रशासन को प्रॉब्लम होती है। तो पंचामृत से अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक कीजिएगा, गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। फिर वहाँ पर बैठकर शिव चालीसा, गौरी चालीसा का 2-2 बार पाठ कीजिएगा और मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आइएगा। और तीसरा उपाय है कि किसी भी गौशाला में गुड़ का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। ये उपाय करेंगे अवश्य आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।